अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम माजिद हुसैन है और आप देख रहे हैं नॉवेल्स बाय माजिद। मैं आज आपके लिए दिल मुंतज़िर नावल लेकर आया हूं, जिसकी राइटर हैं सानिया हुसैन। ये नावल मैं उनकी परमिशन से रिकॉर्ड कर रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उनके इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दूंगा, तो आप चाहें तो आप उनको जाकर वहां पर फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं नावल की तरफ। ये दास्तान है किसी के दिल मुंतज़िर की, किसी की मोहब्बत की, किसी के इश्क की, किसी के सब्र की, मुखलिस दोस्तों की, किसी के धोखे की, शर्त लगाने वालों की, गुमराही के अंधेरे में घुटकर जीने वालों की, हिदायत हासिल करने वालों की, अल्लाह से मोहब्बत के रास्ते पर दिल से चलने वालों की, किसी की बेपनाह मोहब्बत की, किसी के बेपनाह नफ़रत की, किसी के टूटे हुए दिल की, किसी के दिल मुंतज़िर की, किसी के दिल मुंतज़िर की। दिसंबर 1995। वो एक सुनसान जगह थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, कहीं से भी रोशनी का गुमान नहीं होता था। आसपास से जानवरों की आवाज़ें आ रही थी, जिससे यह अंदाज़ा लगाना आसान था कि ये इस वक्त किसी जंगल में अकेली थी। वहाँ ठंडी ठंडी हवा चलने के बावजूद इसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। इसका जिस्म खौफ के सबब कांप रहा था। इसके आसपास बड़े बड़े दरख्त थे और अंधेरे की वजह से वो कुछ भी वाज़ेह तौर पर नहीं देख पा रही थी। इसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। इसकी आंखों में उम्मीद का एक दिया जल रहा था, जो कि स्याह आसमान को देखकर बुझ सा गया था। इसे उम्मीद थी कि आसमान पर इसे इसका चांद दिखाई देगा, जिसकी हल्की सी रोशनी में ही सही वो अपना रास्ता तलाश कर सकती थी। लेकिन इसे चांद नजर नहीं आया। आसमान पर गोया एक स्याह चादर बिछी थी। तेज हवा के बायस पत्तों और झाड़ियों की सरसराहट इसके खौफ में मजीद इजाफा करने लगी। अचानक अकब से इसे एक आहट सुनाई दी, जिसके सबब इसकी पलकें लरजने लगी थी और वह अंदाज़ा लगा सकती थी कि इस वक्त वहाँ कोई जानवर ही हो सकता है, क्योंकि इस वक्त वो इस जगह किसी इंसान का होना नामुमकिन था। इसने आहिस्ता से अपना रुख मोड़ा और फिर अगले ही लम्हे इसकी एक ज़ोरदार चीख फिजा में बुलंद हुई। वो चीख मार कर उठ बैठी। वो अपने बिस्तर पर थी और खौफ अब भी तारी था। इसका सारा जिस्म ठंड के बावजूद पसीने से भीग चुका था। सुबह का अलार्म बज रहा था और इसने कपकपाते हाथों से अलार्म को बंद किया और बिस्तर से उठकर खड़ी हुई। स्लीपर पाँव में डालने के बाद वो अपने कमरे की खिड़की की जानिब बढ़ी थी। इसे याद आया कि तहज्जुद अदा करने के बाद आज पहली मर्तबा इसकी आंख लगी थी। इसने खिड़की के पर्दे समेट लिए थे। बाहर अभी भी अंधेरा था और मौज़िन फजर की मुलाकात के लिए मुसलमानों को अल्लाह ताला की तरफ से दावत दे रहा था। आज कई साल के बाद इसने ये ख्वाब देखा था और इसके खौफ में अभी भी कोई कमी नहीं आई थी। इसने लरजते हाथ अपनी आंखों के सामने किए और मुठ्ठियां बंद कर ली। वहीं ठहरकर इसने फजर की आज़ान सुनी और खिड़की से ठंडी हवा के जरिए सांस के जरिए अपने अंदर उतार कर और खिड़की से ठंडी हवा को सांस के जरिए अपने अंदर उतार कर खौफ को कम करने की कोशिश करने लगी। आज़ान जब ख़त्म हुई तो वह वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी। आगा सुल्तान के घर सब इसके मुंतज़िर थे। सबके चेहरों पर एक अजीब दिल फरेब से मुस्कुराहट थी। वह सब लाउंज में बैठे आपस में बातें कर रहे थे, जबकि नज़र बार बार सामने घड़ी पर पड़ती थी कि कब 1 बजे और बाजिल सुल्तान अपने घर में कदम रखें। वैसे मुमानी जान, मुझे एक बात समझ नहीं आती। आज तक आगा मामू ने ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया जिसमें बाजिल भाई की मर्ज़ी शामिल ना हो। फिर क्यों इन्होंने बाजिल भाई को अमेरिका भेजने का फ़ैसला किया, जबकि वह इस फैसले से बिल्कुल नाखुश थे। सालिक बिल्कुल सामने बैठी अपनी फारी मुमानी से मुखातिब हुआ था। हंसती मुस्कुराती फारिया की मुस्कुराहट सिमट गई थी और चेहरे पर संजीदगी छा गई। इसने सालिक के साथ बैठी आलिया की तरफ देखा तो आलिया ने सालिक को अपनी जानिब मुखातिब किया था। सालिक, असल में बात यह है कि जब तुम्हारे बाजिल भाई का एक्सीडेंट हुआ तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसका माहौल बदल दिया जाए ताकि वो अच्छे से सेहत याब हो सके। तो बस इसलिए आगा भाई ने यह फैसला किया, वरना आगा भाई बाजिल के बगैर रह ही कहाँ सकते हैं। इन्होंने इसे वजह बताई थी। जी बिल्कुल, बाजिल बाजिल में तो इनकी जान बचती है। ये नस्वानी आवाज़ हमारी अमल की थी। अमल आगा सुल्तान, बाजिल सुल्तान के वालिद। अमल आगा सुल्तान के करीबी दोस्त हमदान कुरैशी की बेटी थी और वालिदैन की दोस्ती की वजह से बाजिल और अमल की काफ़ी गहरी दोस्ती थी और आज इसीलिए अमल इसके आने पर बहुत ज़्यादा खुश थी। वहाँ मौजूद हर शख्स इस बात से बेखबर था कि अमल के लिए बाजिल और इसके दरमियान का ताल्लुक महज दोस्ती का नहीं था। वो तो इसे मोहब्बत का नाम दिए बैठी थी, जबकि बाजिल इस बात से इल्म रखते हुए भी लाइलम था। मामा, बाजिल भाई का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? सालिक के सवाल ने फिर से सबको रंजीदा किया था। वो आलिया कुछ कहते कहते रुक गई थी और सामने बैठी फारिया को देखा। खुद को देखता पाकर फारिया ने जल्दी से सालिक को जवाब दिया।
तुम जानते तो हो कि तुम्हारे बाजिल भाई कितना गुस्से के तेज हैं। बस इस दिन भी गुस्से में आकर गाड़ी की स्पीड इतनी बढ़ा दी कि हादसे का शिकार हो गया। ओह अच्छा, फिर तो बाजिल भाई को गुस्से से परहेज करना चाहिए, है ना मामा? इसने साथ बैठी आलिया को देखा था। हाँ जी, लेकिन वो हमारी सुनने तब ना। वो किसी की सुनता ही कब है, अपनी मर्जी का मालिक है। ये कहते फारिया के चेहरे पर परेशानी वाज़ेह हुई थी। सालिक आलिया का छोटा बेटा था जिसकी उम्र करीबन 12 साल थी। अपनी उम्र की वजह से वो आज से 4 साल पहले होने वाले हादसे से बेखबर था। लेकिन इसके अलावा वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखों के सामने वह खौफनाक माजी एक लहर की तरह आया था और इन सबको उदास करके चला गया था। आंटी, आगे का क्या प्लान है बाजिल का? अमल ने सूरत हाल को संभालने के लिए फारिया से सवाल किया, जिस पर फारिया ने गहरा सांस लिया। किस बारे में? ऑफ कोर्स स्टडीज़ के बारे में। आखिर यहाँ आकर इसने स्टडीज़ तो जारी रखनी है ना? हाँ, वो बता रहा था एमबीए करने का इरादा है इसका। बाकी तो तुम जानती हो इसके फैसले हर लम्हे बदलते रहते हैं। हो सकता है ये भी बदल जाए, इन्होंने संजीदगी से जवाब दिया। अमल ने इनकी उदासी को महसूस किया तो अपनी जगह से उठकर इनके पास जाके बैठी। आंटी, आप ख्वाम में ही इतनी उदास हो रही हैं। जो होना था वो हो गया, माजी की वजह से हमें अपना हाल तो ख़राब नहीं करना चाहिए ना। अमल ने फारिया के हाथ अपने हाथों में लिए। नहीं अमल बेटा, मैं उदास नहीं हूँ, बस दुख हो रहा है इस बात का कि मैं अपने बाजिल से 4 साल दूर रही। इनकी आंखें नम हुई थी। लेकिन आंटी, आज तो वो आ रहा है, आपको तो खुश होना चाहिए। अगर इसने आपकी ये उदास शक्ल देख ली तो आप जानती हैं वो कितना हंगामा करेगा। फारिया ने इस्बात में सर हिलाया और अपनी आंखों में आए आंसुओं को उंगली की पोरों से साफ किया था। ये हुई ना बात। अमल मुस्कुराई थी। मम्मा, मुमानी क्यों रो रही हैं? सालिक ने आलिया के कान में सरगोशी की और सरगोशी माशाल्लाह से इतनी आवाज़ में की गई थी कि वहाँ बैठे हर शख्स ने इसे सुना था। कुछ नहीं, बस बाजिल की याद आ गई। आलिया के बजाय फारिया ने खुद जवाब दिया। लेकिन बाजिल भाई तो बस अभी आने वाले हैं ना? हाँ, आने वाला है, लेकिन इससे पहले कि फारिया कुछ कहती आलिया ने सालिक को मुखातिब किया। सालिक बेटा, बहुत रात हो गई है, तुम अब जाओ और जाकर सो जाओ। बाजिल से तुम सुबह मिल लेना। जाओ, शाबाश। जी मम्मा। वो वहाँ से उठा और कमरे में चला गया, जबकि बाकी सब ने सुख का सांस लिया था। भाभी, आप परेशान ना हो, बच्चा है, इसके सवालात तो ख़त्म नहीं होते। आलिया ने गोज आलिया ने गोया माजरत चाही थी। इसे क्या खबर कि 4 साल पहले क्या हुआ था? फारिया खोए हुए अंदाज में बोली थी। आंटी, आप ख्वाफ़ा परेशान हो रही हैं। हम सब जानते हैं कि इस लड़के को बाजिल ने नहीं मारा था। आखिर मारता भी तो क्यों? इसका जिससे भी इख्तलाफ हो वो हाथों से सीधा कर लेता था, लेकिन कत्ल? मैं नहीं मानती कि बाजिल ऐसा कुछ कर सकता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मेरा बाजिल किसी को कत्ल करने का सोच भी नहीं सकता। हाँ, मैं मानती हूँ वो उल्टे दिमाग का लड़का है, लेकिन कत्ल हरगिज़ नहीं। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। फारिया भाभी, हम सब जानते हैं वो बेगुनाह है, तभी तो पुलिस ने इसे जाने दिया और इसे अमेरिका भेजने का मशवरा दिया, वरना तो बाजिल को सज़ा भी हो सकती थी। आलिया ने इसे तसल्ली दी थी। लेकिन इसे ओवर ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए थी। अमल ने पुरसोच निगाहों से दरवाजे की तरफ मरकूज़ किया और बोली, तो वो 4 साल पहले का खौफनाक मंजर इसकी आंखों के सामने लहरा गया था। जब खून में लथड़े बाजिल के वजूद को हस्पताल लाया गया था। फारिया ने इस बात फारिया ने भी इसकी बात सुनकर गहरी सांस ली। वो ड्रिंकिंग हमेशा से करता है और इस दिन ओवर ड्रिंकिंग की वजह से इस पर आयद किया गया कत्ल का इल्ज़ाम था। जी आंटी, मैं जानती हूँ, इसीलिए तो कह रही थी कि आप परेशान ना हो। हम सबको मालूम है वो बेगुनाह है, और आप प्लीज़ इसके सामने मत रोइएगा। वो परेशान हो जाएगा, बल्कि आप जानती हैं कि वो बहुत गुस्सा करेगा। इसे कुछ याद नहीं है। फारिया ने जितने तहम्मुल से कहा, अमल इतना ही हैरान हुई थी। मतलब, क्या याद नहीं है इसे? इसे बाकी सब कुछ याद है सिवाय इस वाक़ये के। मैं समझी नहीं, अमल ने नासमझी का इजहार किया। इसे सब याद है, इसका ओवर ड्रिंकिंग करना, इस लड़के के कत्ल का इल्ज़ाम, इसका वो एक्सीडेंट। तो फिर इसे क्या याद नहीं है? यही कि वो तुम्हारे इस्लामाबाद वाले घर क्यों गया था जहाँ इस लड़के का कत्ल हुआ था। फारिया की रूहानी शक्ल देखकर अमल ने इसे तसल्ली देना चाही। आंटी, जो होना था वो हो गया, अब तो वो बिल्कुल ठीक है और आज आ भी रहा है। तो क्यों ना आप वो सब भूल जाएं और इसे अच्छे से खुशामदीद कहें। अमल ठीक कह रही है भाभी, आपको भी इस वाक़ये को भूल जाना चाहिए और बासिल को खुश दिली से मिलना चाहिए। आलिया ने भी अमल का साथ दिया था। फारिया ने अपने आंसू पूछे और असबात में सर हिलाया। ठीक है, ये हुई ना बात। अच्छा, मैं अब आप दोनों के लिए चाय बनवा कर लाती हूँ। आखिर बासिल को खुशामदीद कहने के लिए सारी रात जागना भी तो है आप लोगों ने। अमल हंसती हुई मुस्कुराती उठी और किचन की जानिब बढ़ गई थी। रात गहरी होती गई और इंतज़ार बढ़ता गया। 2 बज चुके थे लेकिन वो लोग नहीं आए। घर में मौजूद ख़वातीन भी परेशान होने लगी।
काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब वो लोग नहीं आए तो फारिया ने अमल को भी अब वापस जाने का मशवरा दिया था। अमल बेटा, रात काफ़ी हो गई है, इनफैक्ट अब तो सुबह होने वाली है। तुम ऐसा करो कि घर चली जाओ और आराम करो। आखिर को सुबह तुम्हें यूनिवर्सिटी भी तो जाना होगा ना। या फिर ऐसा करो, यहीं सो जाओ, सुबह उठकर बाजिल से मिल लेना। नहीं आंटी, मैं इससे मिलकर ही जाऊंगी, और आपको तो पता है ना, वो मेरा बचपन का दोस्त है। और फिर वो पूरे 4 साल के बाद वापस आ रहा है। अब अच्छा तो नहीं लगेगा वो इतने अरसे के बाद आए और मैं इसे मिले बगैर ही चली जाऊं। इसने दलील दी थी और फारिया तो पहले से इसकी दोस्ती से मुतासिर थी। इसीलिए वो इसे ज़्यादा फोर्स नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि वो वाकई में ही इससे मिले बगैर नहीं जाएगी। इधर मौज़िन ने लोगों को अल्लाह से फजर की मुलाकात की दावत दी और इधर बाजिल सुल्तान ने अपने घर में कदम रखा। अमल के दिल की धड़कनें बेतरतीब हुई थी। कौन जाने ये 4 साल इसके लिए 4 सदियों से कम नहीं थे। वो इसे गाड़ी से उतरता देख रही थी और इसके चेहरे पर आई रौनक को कोई भी पहचान सकता था, और ये रौनक इसके चेहरे पर सिर्फ बाजिल सुल्तान ही लेकर आ सकता था। वो लॉन में दाखिल हुआ तो सबसे पहले फारिया ने इसे गले लगाया और इसका माथा चूमा। बाजिल, तुम्हें इल्म भी है कि हम कितना परेशान हो गए थे? आखिर इतनी देर क्यों कर दी? असल में मौसम की वजह से फ़्लाइट लेट हो गई थी, आगा सुल्तान ने इन्हें तसल्ली देते कहा। वो अब भी बाजिल का चेहरा अपने हाथों में लिए हुए थी। माशाल्लाह, कितना बड़ा हो गया है बाजिल, है ना आगा भाई? हालिया ने इसके कदो कामत में फ़र्क देख कर कहा था। आगा सुल्तान ने भी इस बात में सर हिलाया। बस कर दें पुप्पो, जब हो गया था तब भी आपसे मे- बस कर दें पुप्पो, जब गया था तब भी आपसे मेरा कद बड़ा था और अब भी बड़ा है। कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं आया। आज से 4 साल पहले ही बड़ा हो गया था मैं। बेतकल्लुफ़ लहजे में वो मुस्कुरा कर बोला था। नहीं, पहले दुबले पतले थे और चेहरे पर इतनी रौनक भी नहीं थी, लेकिन अब तो तुम वाकई ही सुल्तान लगते हो। सुल्तान तो लगेगा ही, सुल्तान जो है। अब की बार आगा ने इसके कंधे पर हाथ रखते फ़करी अंदाज में कहा था। ये तो है, अल्लाह ताला मेरे सुल्तान को बुरी नज़र से बचाए, आमीन। इन्होंने इसकी नज़र उतारते कहा। और फारिया, बाकी सबसे मिलने के बाद फारिया ने इसे अंदर चलने को कहा, क्योंकि सर्दी की वजह से अब मज़ीद बाहर ठहरना मुश्किल था। अच्छा, अब इससे मिल तो लो, जो बेचारी तुम्हारे इंतज़ार में पूरी रात जागती रही है। आलिया ने इन सबको अमल की तरफ मुतवज्जा किया, जो दूर ठहरी सिर्फ इसे ही देखे जा रही थी और दिल ही दिल में ना जाने कितनी बार इसकी बलाएं ले चुकी थी। इसने दूर खड़ी अमल को देखा तो इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी। आखिर को वो इसकी बचपन की दोस्त थी। वो छोटे छोटे कदम उठाता इसकी तरफ बढ़ने लगा, और एक अमल थी जिसकी नज़रें इससे हट ही नहीं रही थी। आज भी इसके अंदाज में वही गरूर था, वही भूरी आंखें, वही चमक, वही कातलाना अंदाज जो कम अज़ कम अमल को घायल करने के लिए काफ़ी था। वो पैंट की जेब में हाथ डाले इसी की तरफ बढ़ने लगा। सो फाइनली बाजिल सुल्तान, तुम पाकिस्तान आ ही गए, इसने बाजिल को अपने सामने रुकता देख कर कहा। ऑफ कोर्स। इसकी आंखों में चमक थी जो हमेशा इसके साथ रहती थी। इतनी देर क्यों कर दी? वो अब नाराज़ होते बोली थी। क्यों, तुम्हें मेरा इंतज़ार करना अच्छा नहीं लगता? वो इसे गहरी नज़र से देखता बोला था। इसकी नज़र ऐसी ही थी, गहरी, बेहद गहरी। इतनी कि जब वो किसी पर नज़र डालता तो सामने वाले को अपना आप इसकी नज़रों में धंसता महसूस होता था, और इसकी यही बात सामने खड़े किसी भी शख्स के हौसले पस्त कर देती थी। मैंने ऐसा नहीं कहा। तो फिर अंदर चलो, क्या मुझे सर्दी में जमाने का इरादा है? हल्की मुस्कुराहट लबों पर सजाए पूछा गया था। तो अमल भी मुस्कुरा दी और फिर वो दोनों अंदर की जानिब बढ़ने लगे। जब वो वॉशरूम से निकली तो इसका चेहरा पानी से तर था। इसने अपने चेहरे के गिर्द हिजाब के अंदाज में दुपट्टा लपेटा और फिर जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगी। सलाम फेरने के बाद इसने दुआ के लिए हाथ उठाए, और हमेशा की तरह इसके पास मांगने के लिए कुछ नहीं था, या फिर वो मांगना ही नहीं चाहती थी। लेकिन इसका चेहरा आंसुओं से भीगने लगा और फिर इसकी सिसकियों की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। मगर वो जानती थी कि इसे चुप करवाने अब कोई नहीं आएगा। थोड़ी देर के बाद वो उठी और जाए नमाज लपेटने के बाद कुरान पाक उठाकर इसकी तलावत करने लगी। कुरान पाक पढ़कर वो स्कूल जाने की तैयारी करने लगी, जहाँ वो पढ़ाया करती थी। वो स्कूल में सिर्फ एक लेक्चर ही पढ़ाती थी और फिर वहीं से यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो जाती थी। वहाँ जाकर पहले वो लाइब्रेरी में जाती थी और फिर वहीं पर इसकी दोस्त अमल आ जाती, और फिर वो दोनों इकट्ठे लेक्चर लिया करते थे। अमल इसकी दोस्त थी और इसे वफादार दोस्त कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि अमल ने जितना इसका साथ दिया था शायद ही किसी ने दिया हो। इस वजह से इन दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। अमायरा अमल के घर की एनेक्सी में रहती थी और अमल इसका ये एहसान वो कभी भी नहीं भूल पाएगी। इसने जर्द रंग की कमीज़ और सफ़ेद रंग का ट्राउज़र पहन रखा था और सफ़ेद रंग की शाल ओढ़े वो वहाँ से रवाना हुई। घर से निकलने से पहले वो दरवाजे में खड़े हाफिज़ चचा के पास गए। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ चचा, इसने मामूल के मुताबिक नरमी से पूछा था। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, इन्होंने इसके सर पर हाथ रखकर कहा। चचा, अमल वापस आ गई थी?
नहीं बेटा, वो तो अभी नहीं आई। आपको पता है कि इसका दोस्त अमेरिका से आया है। रात को वो अभी इधर ही है। इन्होंने इसे तफसील देते कहा था। चले ठीक है चाचा, अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। वो वहाँ से चली गई। स्कूल में एक लेक्चर पढ़ाकर वो यूनिवर्सिटी की तरफ चल दी। वहाँ पहुंचकर वो सीधी लाइब्रेरी की तरफ गई। इसने वहाँ बैठकर कुछ नोट्स बनाने थे। हाय अमारा, कैसी हो? मर्दाना आवाज़ पर इसने सर उठाकर देखा। दूर से आते रोहिल ने हाथ दूर से आते रोहिल ने हाथ उठाकर कहा था। वो इसके करीब ही कुर्सी पर आकर बैठ गया। ठीक, तुम कैसे हो? इसने इसकी तरफ मुतवज्जा होकर पूछा। मैं भी हमेशा की तरह ठीक हूँ, इसने मुस्कुराते जवाब दिया था। खैर, आज अमल नहीं दिखाई दे रही। इसने इधर उधर देखते गोया अमल को ढूंढना चाहा। हाँ, वो आज इसका दोस्त आया है ना अमेरिका से, तो वो इधर ही है। शायद आज ज़्यादा देर से आए। ये सुनकर रोहेल को जैसे झटका लगा था। ओह शिट, इसने अपने सर पर हाथ मारते कहा। यार, मैं कैसे भूल गया, आज तो बाजिल सुल्तान आ रहा है। ओह गॉड। वो इसके चेहरे पर अचानक से आई खुशी को देखकर काफ़ी हैरान हुई थी। आखिर कौन था ये बाजिल सुल्तान? तुम नहीं गई इसके साथ? इसने मुतजस्सिस होकर पूछा था। मैं क्या करने जाती? इसका दोस्त है, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। वो इसके सवाल पर गड़बड़ा गई थी। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी भी इससे दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि दोस्त के दोस्त भी दोस्त ही होते हैं। और फिर तो वो मेरा भी दोस्त है, और मैं भी तुम्हारा ग्रुप फेलो होने के साथ साथ तुम्हारा दोस्त भी हूँ। अब कि वो नोट्स की जानी मुतवज्जा हुई थी। और ये भी तो भूल जाओ कि अमल आज यूनिवर्सिटी आएगी। और ये भी भूल जाओ कि आज अमल यूनिवर्सिटी आएगी। वो इसकी सबसे अच्छी दोस्त है, और कम से कम आज के दिन तो वो इसके साथ ही रहेगी। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि इसका इंतज़ार करने के बजाय क्लास में चलो, क्योंकि क्लास शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट रहते हैं। इसने रेस्ट वॉच पर नज़र दौड़ाते कहा था। ओके। वो भी इसके साथ क्लास की तरफ बढ़ने लगी। जब वो क्लास लेने के बाद बाहर निकली तो इसके सामने सामने ग्राउंड में बैठी अमल पर पड़ी। इसके साथ अरहम भी मौजूद था, जो कि इसका ग्रुप फेलो था। वो भी इनकी तरफ बढ़ने लगी। हाय हमारा, ले ली तुमने क्लास? अमल ने इससे सवाल किया था। हाँ, वो तो ले ली है, लेकिन तुम ये बताओ कि रोहेल तो कह रहा था कि आज तुम नहीं आओगी। फिर कैसे आ गई अपने दोस्त को छोड़कर? इसने इसके साथ बैठते पूछा था। हाँ यार, आना तो नहीं था, लेकिन बाजिल जैसे इंसान को एक जगह टिक कर बैठना कहाँ आता है। थोड़ी देर हमारे साथ बैठा और फिर किसी काम का कहकर चला गया, और फिर वापस ही नहीं आया। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं भी यूनिवर्सिटी चली जाऊँ। फिर वापसी पर इसके घर चली जाऊंगी, तब तक वो आ ही जाएगा। इसने उदास होते कहा था। मैं भी कहूँ बाजिल सुल्तान आया हुआ है और अमल यूनिवर्सिटी आ जाए? इम्पॉसिबल, रोहेल ने इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा था। वो भी इनके साथ बैठ गया। अच्छा चलो कैफेटेरिया चलते हैं, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। और हमने इन सब से कहा तो अमल ने भी इसकी हिमायत की, और फिर वो चारों कैफेटेरिया की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी सी देर के बाद वो सब मेज़ के गिर्द कुर्सियों पर बैठे सैंडविच खाते नजर आ रहे थे। वैसे अमल बताओ तो सही, हमारा हीरो अब कैसा है? तुम तो मिल चुकी हो इससे। रोहेल ने काफ़ी रोहेल ने काफ़ी का सिप लेते कहा था। अमल के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। रोहेल, यू जस्ट कांट बिलीव कि वो कितना हैंडसम हो गया है। वो इसे खुशी से बताने लगी। खैर, हैंडसम तो वो पहले ही था। और हमने याद दहानी करवाई। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब तो इसकी पर्सनैलिटी का लेवल ही अलग है। अमल ने मज़ीद वजाहत की थी। चलो हम भी मिल लेंगे अपने हीरो से, और देखेंगे कि ये 4 साल इसमें कितना बदलाव लाए हैं। रोहेल ने अमल का जोश देखते कहा था। बाय द वे अमारा, तुम तो बाजिल के बारे में कुछ भी नहीं जानती। अमल ने अब की बार अमायरा की तरफ मुतवज्जा होते कहा। अमायरा ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। खैर कोई बात नहीं, वैसे भी वो 1 हफ्ते तक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाला है, और फिर तुम भी इसे जान लोगी। इनफैक्ट मुझे तो लगता है वो तुम्हारा भी अच्छा दोस्त बन जाएगा। वो जल्दी घुल मिल जाता है, लेकिन सिर्फ अच्छे लोगों के साथ। रोहेल ने अमल के फिक्रे में इजाफा किया था। बिल्कुल, जो शख्स इसे अच्छा ना लगे, इसके लिए वो फिर जहर से भी कड़वा हो जाता है। अरहम ने भी गुफ्तगू में हिस्सा डाला था। अमायरा, जिसकी इस गुफ्तगू में ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं थी, चुपचाप सब कुछ सुनती रही। काफ़ी देर बातें करने के बाद अमायरा उठकर खड़ी हुई। ओके, अब मैं चलती हूँ। वो ये कहकर बाहर निकल गई थी, लेकिन किसी ने इसे नहीं रोका, क्योंकि ये इसका मामूल था। यूनी से लेक्चर लेने के बाद वो फिर से बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। वो तीनों इसे वहाँ से जाता देखते रहे। अमल, एक बात तो बताओ, ये पढ़ाती क्यों है? शक्ल से तो अच्छे भले ख़ानदान की लगती है, फिर ऐसी क्या नौबत आई कि इसने पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी शुरू कर दिया? और हमने अमल की तरफ मुतवज्जा होकर पूछा, जबकि अमल इसके सवाल पर गड़बड़ा गई। दरअसल तुम जानते हो ना कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने से कितना खर्चा होता है, तो बस इसलिए वो अपने घर वालों पर बोझ नहीं बनना चाहती। इसीलिए अपनी ही कमाई से पढ़ाई करती है। इसने परेशान होकर जवाब दिया। इस वक्त इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। ओह आई सी, फिर तो कमाल की लड़की है ये।
अपने ही बलबूते पर पढ़ रही है, और एक हम हैं जिन्हें इतना भी नहीं पता कि हमारे एक सेमेस्टर की फीस कितनी है। रोहेल ने दाद देने वाले अंदाज में कहा। ये तो है, अमल ने जवाब दिया। बाजिल कुछ देर घर वालों के साथ बैठने के बाद अपने दोस्त उमैर की तरफ चला गया था। बाजिल जब इसके घर पहुंचा तो उमैर के वालिदैन इसे देखकर बहुत खुश हुए थे। थोड़ी देर इनसे बात करने के बाद इसने उमैर के बारे में पूछा। आंटी, उमैर कहाँ है? बेटा, उमैर अपने कमरे में है। रात को देर तक जागता रहा और दिन को देर तक सोता रहता है। आंटी, ये हमेशा से उल्टे काम करता आ रहा है। आप फिक्र ना करें, मैं खुद जाकर इसे देखता हूँ। इसने हंसते हुए कहा तो उमैर की अम्मी भी मुस्कुरा दी। वो इसके कमरे में दरवाज़ा नॉक किए बगैर दाखिल हो गया था, क्योंकि वह जानता था कम अज़ कम उमैर के कमरे का दरवाज़ा नॉक नॉक तो क्या, तोड़ भी दिया जाए तो इसे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो इसके सर पर आकर खड़ा हो गया। उमैर अपने बिस्तर पर औंधा लेटा हुआ था। इसकी बेडशीट आधी बेड पर और आधी नीचे कारपेट पर पड़ी थी। इसने इसे जगाने की जहमत नहीं की, बल्कि आराम से इसके बेड की साइड टेबल पर रखे पानी के जग को उठाया और सारा का सारा पानी इसके ऊपर उंडेल दिया। कौन? वो हड़बड़ा कर उठ बैठा था। मैं हूँ बाजिल सुल्तान, तुम्हारा मौत का फरिश्ता। इसने इसके सर पर हल्की सी चट लगाई थी। क्या? यार बाजिल, तू कब आया यार? वो इसका नाम सुनते ही जोश में आ गया। बस तेरी मौत से थोड़ी सी देर पहले, इसने शाने चुकाते जवाब दिया था। क्या यार, तूने तो मेरी वाकई ही जान निकाल ली थी। वो अब इसके साथ बढ़कर गले लगाने ही वाला था कि बाजिल ने 2 कदम पीछे होकर हाथ के इशारे से इसे रोका था। उमैर ने भी यकीनी से इसे देखा तो बाजिल ने फौरन से कहा, भाई अब मैं तुझे गीले को गले लगाने से रहा। इसने इसे वजह बताई। ओह अच्छा, मैं तो डर गया था शायद मेरा यार मुझसे नाराज़ है। वो अब बेड से नीचे उतरकर स्लीपर पहन रहा था। तू पहले फ्रेश होकर आ, फिर मैं तुझे बताता हूँ किस लिए नाराज़ हूँ। बाजिल ने इसके साथ रखे सोफे पर बैठते कहा। क्या मतलब, तू वाकई मुझसे नाराज़ है? इसने हैरत से इसे देखकर कहा। पहले तो फ्रेश होकर आ, फिर बताता हूँ। इसने इसे वाशरूम की तरफ जाने का इशारा किया और थोड़ी ही देर बाद के वाशरूम से निकला तो इस वक्त बाजिल एक किताब उठाए बैठा था। तू कब से किताबें पढ़ने लगा उमैर? इसने उमैर के बाहर आते ही पूछा था और उमैर इसकी तरफ भाग कर आया और इसके हाथ से किताब लेकर साइड पर रखी और इसे ज़ोर से गले लगा लिया। बाजिल मेरे यार, मेरे जिगर के टुकड़े, तुझे नहीं मालूम कि तुझे यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। पूरे 4 साल के बाद मिल रहा हूँ तुझसे। 4 साल? बाजिल ने एक बार आईब्रो उठाकर इसे देखा। हाँ वही 2 साल, लेकिन मैं तो 4 साल ही कहूँगा, क्योंकि 2 साल अमेरिका में जो हमारी मुलाकात होती रही वो मुलाकात तो न थी। तो फिर क्या थी? अरे यार, तू तो अपने नए दोस्तों के साथ रहता था हर वक्त। क्या नाम था उनका? हाँ, प्रिंस भी और अशद हदीद। मुझे तो भूल ही गया था तू। और फिर 2 साल जब मैं तुझसे कहा कि मेरे साथ चल तो तब तो तू नहीं आया। अब क्यों आ गया? बाजिल सुल्तान वही करता है जो इसका दिल कहता है, इसने बड़े गरूर से कहा था। तू छोड़ इन सबको, ये बता मुझसे नाराज़ क्यों है? मुझे लगता है कि तूने वॉशरूम में भी सिर्फ यही सोचा होगा। बाजिल खुलकर हंसते हुए कहने लगा, जबकि उमैर ने मुंह बनाया था। मतलब तेरी अब तक मुझे तंग करने की आदत नहीं गई। इसने बाजिल के बाजू पर गुस्सा मारा था। हाँ, और जाएगी भी नहीं, क्योंकि तेरी शक्ल ही ऐसी हो जाती है कि बार बार देखने को दिल करता है। और तो और उमैर, तुझे पता है कि मैं वहाँ अमेरिका में कई गर्लफ्रेंड होने के बावजूद तुझे याद करता था। पूछ क्यों? क्यों? इसने हैरत से पूछा था। क्योंकि वह तेरी तरह मुंह नहीं बनाती थी और ना ही मेरी नाराज़गी पर इतना परेशान होती थी। मेरी इतनी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं कि मुझे लगता है कि तू मेरी परमानेंट गर्लफ्रेंड है। अब की बार इसने फिर से एक ज़ोरदार कहका लगाया, जबकि उमैर ने फिर से मुंह बना लिया। तुझे शर्म नहीं आती? एक तो मैं तेरा इतना गहरा और पुराना दोस्त हूँ, ऊपर से तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। अब की बार बाजिल भी सीधा होकर बैठ गया था। तो कहा, क्या गहरा पुराना दोस्त? अच्छा, तो फिर मेरे 4 साल बाद आने पर भी तू जो घोड़े हाथी बेच कर सो रहा था, क्या यही है तेरी दोस्ती? और फिर मैं तुझे खुद बताने आया हूँ कि उठ भाई उमर, मैं आ गया हूँ। उमर, मैं आ गया हूँ। लानत है ऐसी दोस्ती पर। अब की बार वो संजीदा हुआ था। यार, वो तो ऐसे ही ख्वामखा ही नाराज़ हो रहा है। तुझे पता तो है कि मैं जब सोता हूँ तो हर चीज़ से बेखबर हो जाता हूँ। अच्छा सॉरी यार, अब प्लीज़ नाराज़ ना हो। वो जैसे इसकी मिन्नतें करने पर उतर आया था। हाँ तो फिर देख ले, इसीलिए कहता हूँ कि तू मेरी गर्लफ्रेंड से कम नहीं है। बाजिल इसको माफ़ी मांगते देखकर फिर से हंसने लगा, क्योंकि वो जानता था उमैर इसका सबसे अच्छा दोस्त है और वही इसके गुस्से से सबसे ज़्यादा डरता है। और इसकी वजह ये थी कि उमैर इसके सबसे ज़्यादा करीब था। इसीलिए वो अच्छे से जानता था कि बाजिल सुल्तान गुस्से में कुछ भी कर सकता है। वो देखने में जितना खूबसूरत और डैशिंग है, अंदर से इतना ही बेरहम और संगदिल इंसान है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों इकट्ठे लॉन में बैठे काफ़ी पी रहे थे, जब उमैर ने से पूछा, अरे यार,
तूने तो बताया ही नहीं कि अमल से मुलाकात हुई या नहीं हुई है, और तुझसे तो अच्छी दोस्त वही है जो पूरी रात मेरे घर पर मेरे इंतज़ार करती रही। इसने इसे फिर से जताया था। हाँ, इसने तो इंतज़ार करना ही था, आखिर को तुम्हारे साथ फ्यूचर प्लानिंग जो है इसकी। उमैर ने मुस्कुराहट दबाने की नाकाम कोशिश करते कहा था। बकवास बंद कर अपनी, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। और वैसे भी तू जानता है ना कि अब तक मुझे कोई लड़की ऐसी नहीं मिली जिसके साथ मैं फ्यूचर प्लानिंग कर सकूं। अभी तो ज़िंदगी खुलकर जीनी है, फिर सोचेंगे किसी बीवी के बारे में। इसने बेनियाजी से कहा था। तेरी गर्लफ्रेंड क्या नाम था उसका? हाँ, सारा, वो कैसी है? वो तो अब मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। बाजिल ने अब की बार बाजिल की इस बात पर उमैर के मुंह से कॉफ़ी निकलते निकलते रह गई थी। व्हाट? फिर से ब्रेकअप? वो जैसे सदमे में आ गया था। हाँ, इसने शाने उचकाए। वाह रे रब्बा, एक हम हैं जिन्हें एक लड़की भी घास नहीं डालती, और इधर देखो तू चंद माह के बाद गर्लफ्रेंड बदल लेता है। वाओ, इसने इसे दाद देनी चाहिए। ये तो फिर पर्सनैलिटी की बात है, बाजिल ने फखरी अंदाज में कहा, देख उमैर की रूहानी शक्ल देखकर हंसने लगा। इधर से अमायरा जब एनेक्सी पहुंची तो अमल इसके कमरे में पहले से मौजूद थी, और इस पर इसे कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि इन दोनों में काफ़ी बेतकल्फ़ी थी। अमल इसे देखकर बहुत खुश हो गई थी। अमायरा, अमायरा, मैं तुम्हें क्या बताऊं वो कितना हैंडसम हो गया है। उफ। वो अब की बार फिर जोश में आ चुकी थी। अब तो अमायरा भी समझ चुकी थी वो किस बारे में बात कर रही है। अमायरा अपना बैग रखने के बाद इसके सामने बेड पर आकर बैठ गई। अमायरा, तुम्हें पता है, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कि तुम कब आओ और मैं तुम्हें अपने बाजिल के बारे में बताऊं। मैं बाजिल के घर गई थी दोबारा। हमने डिनर भी एक साथ किया और ढेरों सारी बातें भी की। वो आज वाकई ही बहुत खुश थी। इसके चेहरे पर मोहब्बत के रंग थे, और मोहब्बत का रंग तो हर किसी पर कभी ना कभी ज़रूर चढ़ता है। अमायरा, आज तो मैं वाकई ही अपनी किस्मत पर रश्क कर रही थी कि मुझे बाजिल सुल्तान से मोहब्बत है। अल्लाह पाक तुम्हारे बेहतरीन को तुम्हारा मुकद्दर बनाए। इससे ज़्यादा बेहतर दुआ शायद ही किसी ने दी हो। आमीन। अमल तो जैसे खुशी से फूल ही गई थी। और अल्लाह पाक तुम जैसी दोस्त भी हर किसी को दे। आमीन। अमल ने अमायरा को गले लगाते कहा, जबकि अमायरा के चेहरे पर आई मुस्कुराहट एकदम से गायब हुई थी। इसके कानों में अमल की आवाज़ के साथ साथ एक और आवाज़ भी गूंजी थी। तुम मेरी खुशियों की कातिल हो अमारा। अल्लाह तुम जैसी दोस्त किसी को ना दे। तुम जिसकी भी दोस्त बनो इसकी ज़िंदगी और इसकी खुशियाँ बर्बाद कर दोगी। अल्लाह तुम्हें भी कभी खुश नहीं रखेगा अमायरा। याद रखना, तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। इसके गले में जैसे आंसुओं का गोला फंस गया था। इसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को बह जाने से रोका। अमल इससे काफ़ी देर तक बातें करती रही, लेकिन इसकी सुई इसके माजी पर एक बार फिर से अटक गई थी। जब काफ़ी रात हो गई तो अमल ने कहा, अच्छा अब मैं जाकर सो जाती हूँ। असल में पिछली रात तो इसके इंतज़ार में सो नहीं सकी थी, अब जल्दी नींद आ रही है। तुम अपना ख्याल रखना। वो इसको खुदाफिज कहकर चली गई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो इसे माजी की किस अजाब में छोड़कर जा रही है। हमायरा उठी और कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद वापस बेड पर आकर बैठकर क्राउन से टेक लगाकर बैठ गई। लेकिन अब की बार इसने अपने आंसुओं को नहीं रोका था, बल्कि इन्हें बह जाने दिया है। इसका चेहरा आंसुओं से भीगने लगा और इसका दिमाग भी कहीं दूर अपने माजी में खो चुका था। मार्च 1990। बाबा। अब की बार वो जोरदार चीख लाउंज में बैठे तमाम लोगों ने सुनी थी। वहां बैठे सब लोग इसके कमरे की तरफ भागे थे। इसहाक साहिब ने जोर जोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। अमायरा, अमायरा बेटा, तुम ठीक हो? अमायरा, क्या हुआ? इन्होंने कोई आवाज़ अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इसहाक साहिब ने सुफियान से कहा कि वो कमरे की चाबियां लेकर आए। इसहाक साहिब की बीवी तानिया ने भी दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी थी। अमायरा, क्या हुआ? इतने में सैफी, सुफियान, कमरे की चाबियां ले आया। जब इन्होंने दरवाज़ा खोला तो वो सामने ही बेड पर टांगें इकट्ठी करके इनके गिर्द बाजू लपेटे सर छुपाए बैठी थी। इसहाक साहिब और तानिया बेगम जल्दी से इसकी तरफ बढ़े थे। इसहाक साहिब ने इसे गले लगाया। क्या हुआ मायरा, कुछ बताओगी तो पता चलेगा। तभी इसने सर उठाया। वो बाबा, बाबा, वो वहाँ। इसने वार्डरोब की तरफ इशारा करते कफाते लहजे में कहा था। क्या है वहाँ? हमारा बेटे, खुलकर बताओ, आखिर हुआ क्या है? वो अब इसका सर थपथपाते बोल रहे थे। वो बाबा, वो वहाँ पर है। क्या है वहाँ? बाबा, वो चूहा। वो फिर से दोबारा से रोने लगी। इसहाक साहिब ने तसल्ली दी, जबकि बाकी तमाम घर वालों ने अपना सर पीट लिया। और इन सब का दिल चाहा कि अमायरा का सर फाड़ दे, जिसने सिर्फ एक चूहे की वजह से इतना हंगामा किया था। अमायरा, आप भी हद करती हैं, एक चूहे से डर गई। अयान, जो कि इससे 5 साल छोटा था, नाराज होकर बोला। मैं तो समझा था चूहा इससे डर गया है। सुफियान ने आंखों में शरारत लिए कहा तो सब अपनी हंसी को दबाने की कोशिश कर रहे थे और एकदम से हंस पड़े। अच्छा कोई बात नहीं, हटो सारे, मेरी बहन को खामखा में ही तंग कर रहे हो। चलो अमारा, तुम मेरे कमरे में चलो, और तुम्हारे कमरे से चूहा निकालने का काम अब इन दोनों का है, जिनके दांत ज़्यादा निकल रहे हैं। अब की बार इसकी बड़ी बहन अरमिश ने कहा तो सैफी और अयान का मुंह खुल गया।
क्यों भाई, हम क्यों निकाले? अच्छा अब तुम अच्छा अब तुम सब फिर से ना शुरू हो जाना। हरमीश बेटा, तुम जाओ अमायरा को अपने कमरे में ले जाओ। मैं मुलाजमों से कहता हूँ कि वो इस चूहे को निकाले। इसाक साहिब के कहने पर अरमिश ने अमायरा का हाथ थामा और इसे अपने कमरे में ले गई। अमायरा, जाओ, जूनी तुमसे मिलने आई है। अगले दिन अरमिश ने इसके कमरे में दाखिल होते कहा तो जूनी का नाम सुनकर अमायरा की जैसे पूरी दुनिया ही भूल गई थी। और फिर वो ये जा वो जा, कुछ ही लम्हों के बाद वो जूनी के सामने हाजिर थी। लेकिन वहां का माहौल देखकर तो इसके 14 तबक रोशन हो गए थे। अयान बैठा मजे से जूनी को कल रात की वारदात मसाले लगा कर सुना रहा था और इन दोनों का हंस हंस कर बुरा हाल था। अमायरा, तुम इतनी डरपोक हो? जूनी ने इसे वहां खड़े देखा तो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबाते कहा था। ओ अयान के बच्चे, मैं तुझे शर्म नहीं आती? तेरे पेट में कोई बात ठहर दी है या नहीं? इसने गुस्से से इसका कान मरोड़ते कहा था। जब आपको पता है नहीं ठहरती तो बार बार क्यों पूछती हैं? आप ही कान तो छोड़े, इस बेचारे का क्या कसूर है? चुप करो तुम और दफा हो जाओ यहाँ से। इसके जाते ही जोनी के साथ सोफे पर बैठ गई थी। हाँ भाई, तुम्हें क्यों ज्यादा हंसी आ रही है? दोस्त की बात पर भला कोई हंसता है क्या? इसने मुंह बनाते कहा था। अगर बताने वाला इसका अपना भाई हो तो। जोनी ने अपनी हंसी दबाने की नाकाम कोशिश की। अच्छा अब बस भी कर दो। मेरी दोस्त नाराज क्यों हो रही है? अब नहीं हंसूंगी पक्का। जोनी ने इसके गेट बाजू हमाइल करते कहा था। अमायरा ने इस अमायरा जो इससे नाराज बैठी हुई थी अब मुस्कुरा दी। अच्छा अब ये बताओ कि कल कॉलेज आ रही हो? क्लासेस कल से शुरू हो जाएंगी। जूनी ने अब संजीदे लहजे में कहा था। हाँ, क्यों नहीं आऊंगी। चलो तो फिर कल से इकट्ठे आया जाया करेंगे। हाँ जी, मालूम है मुझे। तुम्हारे बगैर तो मैं कॉलेज में क्या जहन्नुम में भी नहीं जाऊंगी। इसने से मजाक करते हुए कहा था तो वो दोनों हंसती। अमायरा की एक बड़ी बहन अरमिश, बड़ा भाई सुफियान और छोटा भाई अयान था। इसकी सबसे अच्छी दोस्त जुनैरा यानी जोनी थी और इनकी दोस्ती बचपन से चली आ रही थी। इनकी दोस्ती की वाकई ही कोई मिसाल नहीं थी। सब जानते थे जहाँ जोनी वहाँ अमायरा, और इन दोनों में एक दूसरे की जान बसती थी। अमायरा और जोनी की उम्र इस वक्त 18 साल थी, लेकिन इनकी दोस्ती देखकर लगता था जैसे वो सदियों से दोस्त हो। अमायरा एक अच्छी और इज्जतदार फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। वो मासूम और बहुत खूबसूरत थी और कम उम्र होने की वजह से वो अपने पूरे घरवालों की जान थी। जबकि जोनी एक बहुत ही अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। वो अमायरा की तरह हसीन तो नहीं थी, अलबत्ता खूबसूरत थी। जोनी और वो अक्सर एक दूसरे के घर आया जाया करते थे और यही वजह थी कि जोनी की अम्मी ने दिल में ठान रखी थी कि अमायरा को अपने ख़ानदान का हिस्सा बनाएंगी। जोनी का कोई भाई नहीं था, इसलिए इन्हें अमायरा को अपने एक भांजे बुरहान के लिए कर लिया था। और वो ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर वो अमायरा के घर वालों से बात करेंगी तो वो इन्हें बिल्कुल भी एतराज़ नहीं होगा। इन्हीं दिनों अमायरा की बहन, जो कि इससे 4 साल बड़ी थी, इसका रिश्ता तय हो गया और इसके निकाह की तैयारियां शुरू हो गई। जोनी इनके घर आई तो इसने और अमायरा ने सारी तैयारियों की जिम्मेदारी खुद उठा ली थी। वो इकट्ठे शॉपिंग करने गई और घर वालों को भी बहुत और घर को भी बहुत अच्छे से सजाया। जोनी और अरमिश की भी काफ़ी हद तक दोस्ती थी। वो भी अमायरा की तरह इसे आप ही कहा करती थी। आप ही, अब बताएं कि कैसा लगा आपको ये ड्रेस? वो अरमिश से इस ड्रेस के बारे में पूछ रही थी जो दूल्हे वालों की तरफ से अरमिश के लिए भेजा गया था। कहा तो है अच्छा है। सिर्फ अच्छा है? जूनी ने हैरत से पूछा। मतलब बहुत बहुत अच्छा है, बस अब ठीक? हाँ अब ठीक, वैसे आपको अच्छा लगना भी चाहिए। आखिर आपके होने वाले शौहर की पसंद है, इसने इसे छेड़ने वाले अंदाज में कहा और इधर अरमिश के गाल शर्म के मारे गुलाबी पड़ गए। अच्छा छोड़ो इस सब को। मैं ये कह रही थी कि तुम और अमायरा मुझे निकाह पर एक ही ड्रेस पहन तुम और अमायरा मेरे निकाह पर एक जैसे ड्रेस पहनो। अरमिश ने बात बदलते कहा था। लेकिन आप ही, मैं और जूनी एक ही ड्रेस कैसे पहन सकते हैं? अमायरा ने कमरे में दाखिल होते बड़ी मासूमियत से कहा। उफ, एक तो आप ही, आपकी ये पागल बहन। जूनी का दिल चाहा कि अपना सर पीट ले। अरे इनके कहने का मतलब है हम एक जैसा ड्रेस पहने, मतलब कि सेम कलर और सेम डिज़ाइन। इसने इसे समझाते कहा था। हाँ वो तो मुझे भी मालूम है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। इसने बात बदल डाली और इधर अरमिश और जोनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, क्योंकि ये अमायरा की आदत थी। जब पकड़ी जाती थी तो कहती थी कि मैं मजाक कर रही थी। अमायरा, तुम शॉपिंग के लिए जा रही हो तो एक काम करना। अगले दिन अरमिश ने इन्हें बाहर जाता देख कर कहा तो वो दोनों से देखने लगी। जी आप ही बताएं कौन सा काम? अमायरा ने दुपट्टा सर पर रखते कहा था। दरअसल इरम भी तो हमारी भाभी है, तो इसलिए तुम ऐसा करो कि इसे भी साथ लेती जाओ। यूँ तुम 3 हो जाओगी तो अच्छा रहेगा। अरमिश ने इससे कहा तो वो फौरन से मान गई। क्यों नहीं आप ही, जैसा आप कहें। इरम का निकाह अमायरा के बड़े बहन सुफियान से हो चुका था और अब अरमिश के निकाह के कुछ अरसे के बाद इन दोनों की इकट्ठे शादी होनी थी। वो इरम के घर पहुंची तो इरम की अम्मी ने देखकर बहुत खुश हुई थी। कैसी हो अमायरा, और घर में सब कैसे हैं?
इन्होंने इसे गले लगाते देखकर पूछा था। सब ठीक है आंटी। और जोनी बेटा तुम कैसी हो? अमायरा ने अलग होने के बाद इन्होंने जूनी को भी गले लगाया था। मैं भी ठीक हूँ आंटी। मजीद कुछ देर गुफ्तगू करने के बाद अमायरा ने पूछा, आंटी इरम कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। इसने तो उधर नज़र दौड़ाई थी। बेटा असल में इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो वो अपने कमरे में आराम कर रही है। क्या हुआ? इसकी तबीयत को ठीक तो है ना वो? हमारे ने परेशानी से पूछा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। हाँ बेटा ठीक है, वो बस थोड़ा सा बुखार हो रहा था, अभी डॉक्टर के पास से होकर आए हैं। अब कुछ आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी, तुम परेशान ना हो, इन्होंने इसे तसल्ली देते कहा था। अच्छा लेकिन हम तो इसे साथ शॉपिंग पर ले जाने आए थे। इन्होंने अपने आने की वजह बताई। अगर वो आराम कर रही है तो फिर हम दो ही चले जाते हैं। नो प्रॉब्लम, जूनी ने कहा तो वो दोनों ही उठ खड़ी हुई। लेकिन बेटा बैठो तो सही, अभी तो आई हो। वो भी तो इनके साथ ही उठ खड़ी हुई थी। नहीं आंटी, असल में घर में निकाह की तैयारियां चल रही हैं तो अम्मी ने कहा है कि जल्दी शॉपिंग करके घर आ जाना। इसने इससे वजह बताई। और आंटी परसों निकाह है और आप इरम के साथ लाजमी आइएगा, आखिर वो भी इस घर की बहू है, इसका होना भी तो लाजमी है। जब वह दरवाजे पर पहुंची तो इसने कहा था। इन्होंने मुस्कुराहट के साथ असबात में सर हिलाकर जवाब दिया। वो सारा दिन शॉपिंग करती रही, शाम को जब वह फारिग हुई तो आइसक्रीम खाने चल पड़ी। वो दोनों सड़क पर एक हाथ में सामान और एक हाथ में आइसक्रीम पकड़े हुए चल रही थी। हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। जूनी यार जल्दी जल्दी चलो, अंधेरा होने वाला है, फिर घर वाले परेशान हो रहे होंगे। हमायरा ने तेज तेज कदम उठाते कहा था। हमायरा एक बात तो बताओ, जूनी ने पूछा। पूछो। क्या तुम वाकई ही बुरहान से मोहब्बत करती हो? इसके इस सवाल पर अमायरा के गाल गुलाबी पड़ गए थे। मतलब? इसे कुछ समझ नहीं आया तो इसने उल्टा ही सवाल किया। मतलब ये कि अगर वो तुम्हें ना मिल सका तो? जूनी ने इसके चेहरे को गौर से देखा, जैसे इसका चेहरे को पढ़ रही हो। और इसी वक्त अमायरा के चेहरे का रंग इसे जर्द होता महसूस हुआ था। अमायरा एकदम से रुक गई। क्या हुआ अमायरा? मैं तो सिर्फ वैसे ही पूछ रही थी। तुम्हारे तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। अब की बार वो मुखलिसाना अंदाज में बोली तो अमायरा ने नफी में सर हिलाया। न जाने क्यों वो कम अज कम इस शख्स को खोने का नहीं सोच सकती थी। जोरी ने इसका मूड ठीक करने की कोशिश की। अच्छा यार क्या हो गया है? मुझे लगता है इसका नाम सुनते ही तुम्हें इसकी याद आ गई है ना? वो अब इसे छेड़ने लगी और इस पर अमायरा हंस दी तो वो हंसने लगी। अच्छा खैर है, ऐसा करते हैं, निकाह पर इसे बुला लेते हैं। आखिर मेरी इस प्यारी सी दोस्त को इसके महबूब का दीदार तो नसीब हो। इसने इसके हाथ इसने इस हाथ से इसका गाल खींचते कहा, जिसमें थोड़ी देर पहले आइसक्रीम थी और अब इसके पेट में थी। बस करो जोनी, तुम भी एक बात को लेकर बैठ जाती हो, इसने नाराज होते कहा था। नहीं भाई, मैं कहाँ बैठती हूँ, मैं तो चल रही हूँ। जूनी ने इसे मजीद छेड़ना चाहा। ओह जूनी तुम भी ना। वो अब अपने घर के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। इतनी देर लगा दी तुम दोनों ने? तानिया ने इन्हें देखकर घर में दाखिल होते फौरन से पूछा था। आपकी चहेती जूनी को आइसक्रीम खानी थी और अब मैं इनकार तो नहीं कर सकती। अच्छा अब जल्दी जाओ, सामान कमरे में रखो। फिर वो दोनों अमारा के घर की तरफ बढ़ गई थी। निकाह वाले दिन हमारा जोनी क्यों नहीं आई अभी तक? तानिया ने इसके कमरे में दाखिल होते पूछा था। अम्मी, इसने कहा था कि वो घर से तैयार होकर आएगी। इसने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते कान में झुमका डालते कहा था। अच्छा, और अब तुम भी जल्दी से आ जाओ, निकाह शुरू होने से पहले ही अरमिश का रो रो कर बुरा हाल है। जी अम्मी मैं आ रही हूँ। अब की बार इसने दूसरा झुमका कान में डाला था और तानी के कमरे की तरफ चली गई। फिर इसने ड्रेसिंग टेबल पर रखी चूड़ियाँ उठाई और अपनी कलाई में डालना शुरू कर दी। कांच की चूड़ियों ने इसके हुस्न को मजीद चार चांद लगा दिए थे। चूड़ियाँ पहनने के बाद इसने खुद को आईने में दोबारा से देखा, जैसे देख रही हो कि तैयारी में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। इसने गोल्डन कलर का फ्रॉक पहना था जो कि इसके पाँव को छू रहा था, और इसके साथ हल्का सा मेकअप करने और हाई हील पहनने के बाद वो बिलाशुबा बहुत हसीन लग रही थी। आखिर तैयार जो इसके लिए हुई थी, जो इसकी मोहब्बत था, हाँ वही बुरहान हैदर। अभी वो खुद को आईने में देख ही रही थी कि जोनी इसके कमरे में दाखिल हुई। इसने भी सेम इसी तरह का फ्रॉक पहना था और वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। वाओ, आज तो मेरी दोस्त किसी परी से कम नहीं लग रही। लगता है आज बुरहान बेचारे को घायल करने का पूरा इरादा है। इसने शरारती अंदाज में कहा। ओह जोनी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इसने अपनी तरफ दुपट्टा सेट करते कहा था। उसने अपने एक तरफ दुपट्टा सेट करते कहा था। मैं मजाक कर रही थी, चलो बाहर सब आ चुके हैं। वो दोनों हंसते हुए सब मेहमानों को मिल लेने के बाद अरमिश के कमरे में दाखिल हुई। वहाँ अरमिश को तैयार किया जा रहा था और इरम भी इसके साथ बैठी इसका मूड सेट कर रही थी, जिसके रोने की वजह से मेकअप सही नहीं हो पा रहा था। हाय इरम, कैसी हो? अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? अब बेहतर है। वो उठकर इन दोनों से मिली। जोनी और अमारा आ चुकी थी। अब अरमिश की मिजाल थी जब वो एक आंसू भी गिराए। थोड़ी सी देर के बाद तानिया कमरे में दाखिल हुई तो वहाँ मौजूद तमाम लड़कियां हंस हंस कर पागल हो रही थी, और वह दरवाज़ा बंद होने के बावजूद इनके हंसने की आवाज़ बाहर मेहमानों तक सुन पा रहे थे। अरमिश खुदा का खौफ करो,
थोड़ी सी देर में तुम्हारा निकाह है और तुम हो के इन लड़कियों के साथ पागलों की तरह हंस रही हो। इनकी नज़र सबसे पहले अरमिश पर पड़ी, जो निकाह का जोड़ा पहने बच्चों की तरह कह के लगा रही थी। क्या आंटी, थोड़ी देर पहले जब आप ही रो रही थी तब भी आपको अच्छा नहीं लगा था, और जब हमारे साथ हंस रही हैं तो भी आपको बुरा लग रहा है। जोनी ने जल्दी से अरमिश की साइड ली थी। ओह मेरे अल्लाह, मैंने कहा था रोना नहीं है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं था कि ये कह लगाना शुरू कर दे। अब मेहमान क्या सोचेंगे, लड़की को ज़्यादा खुशी चढ़ रही है निकाह की। वो अब संजीदगी से कह रही थी। तो अम्मी, मुमकिन है ऐसा ही हो, क्यों आपी? अमायरा ये कहकर अरमिश की तरफ मुतवज्जा हुई थी। शर्म करो अमायरा, अरमिश ने कहा तो कमरे में एक बार फिर से सबका कहका गूंजा था। तानिया ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया और अमायरा की तरफ मुतवज्जा हुई। अमायरा, तुम्हारी बहन को ये सब काफ़ी हैं। तुम आओ ज़रा मेहमानों को देखने में मेरी मदद करो। वो ये कहकर चली गई और अमायरा भी उठी और बाहर जाने को चल दी। घर का लॉन बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। रात के वक्त वो घर खुशियों की रोशनी में डूबा हुआ था। वो बाहर आई तो लॉन मेहमानों से भरा हुआ था। इसकी नज़र सिर्फ एक शख्स को तलाश कर रही थी, और वो था बुरहान हैदर। इसने पूरे लॉन में नज़र दौड़ाई, लेकिन इसकी नज़र इसे ढूंढने में नाकाम रही। वो बदिल होकर इस काम में मसरूफ़ हो गई थी। अचानक से पूरे घर में शोर मच गया और वो ये जानती थी कि इसकी क्या वजह है। इसने सामने से हमाद और इसकी फैमिली को आते देखा। हमाद अरमिश का होने वाला शौहर था और साथ में इसकी फैमिली भी आई थी। अब वो आ चुके थे और थोड़ी देर में निकाह शुरू हो जाना था। वो इनकी तरफ बढ़ी थी, जहाँ इनका गर्म जोशी से इस्तकबाल किया जा रहा था। वो इन सब से मिली और फिर अमाद की अम्मी के कहने पर इसे अरमिश के कमरे में ले गई। वो कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ मौजूद तमाम लड़कियां संजीदा हो गई थी, क्योंकि अब अरमिश की सास जो आ चुकी थी। वो अरमिश के पास गई और इसका माथा चूमकर इसे गले से लगाया, जिससे ये अंदाज़ा लगाना आसान था कि सास बहू का जोड़ काफ़ी अच्छा था। हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई ये सब देखती रही और दिल से अरमिश की खुशियों के लिए अल्लाह ताला से दुआ करती रही। और फिर जो दुआ दिल से की जाए, अल्लाह इसे बिल्कुल भी रद्द नहीं करता। वो जब वापस से लॉन में आई तो इसकी अम्मी ने इसे मिठाई पकड़ा दी थी और किचन में जाकर रखने को कहा था। वो मिठाई लेकर किचन में आई और इसे रखकर जब मुड़ने लगी तो इसकी चीख निकलते निकलते रह गई। बुरहान बिल्कुल इसके पीछे खड़ा था, ना जाने वो कब वहाँ आया था, और इसके अचानक पीछे मुड़ने की वजह दोनों आपस में टकराते टकराते रह गए थे। सॉरी, लगता है मैंने आपको डरा दिया। वो 2 कदम पीछे हुआ था। नहीं, वो आप अचानक क्यों, मेरा मतलब। वो जैसे इसकी मौजूदगी और इसके सवाल पर गड़बड़ा गई थी। मुझे दरअसल पानी पीना था, बाहर सब मसरूफ़ थे तो मैंने सोचा खुद ही किचन से जाकर पानी पी लेता हूँ। इसने वहाँ आने की असल वजह बताई। ओह अच्छा, आप मुझे कह देते। वो ये कहकर फ्रिज की तरफ बढ़कर पानी की बोतल को निकालने लगी। मगर आप भी तो किचन में ही थी। इसने अपनी मुस्कुराहट दबाई और इधर से अमारा का चेहरा सुर्ख पड़ा था। दिल की धड़कनें तो इसकी मौजूदगी की वजह से पहले ही बेतरतीब थी। इसने जल्दी से गिलास पानी में डालकर इसकी तरफ बढ़ाया। शुक्रिया, इसने गिलास इसके हाथ से लेते कहा था। बुरहान ने चुपचाप पानी पिया और फिर एक नज़र इस पर डालकर बाहर की जानिब बढ़ गया था। इधर अमायरा की सांसों में सांस आई। इसने पानी की बोतल वापस फ्रिज में रखी और फिर वो भी बाहर आ गई, लेकिन इसका चेहरा अब इसकी खुशी की गवाही दे रहा था। हाँ भाई, कहाँ गुम हो इतनी देर से? हमारे जब लॉन में दाखिल हुई तो जोनी इसके पास आते बोली थी। हाँ, वो बस काम कर रही थी। छोड़ो कामों को और चलो, निकाह शुरू हो चुका है और अरमिश आपी का फरमान है कि जब तक मेरी बहन नहीं आएगी मैं कबूल है नहीं बोलूँगी। जोनी की बात पर वो दोनों हंसते अरमिश के कमरे की जानिब बढ़ गई थी। अरमिश अपने कमरे में मौजूद थी और चंद औरतें और गवाहों की मौजूदगी के साथ मौलवी साहब भी वहाँ मौजूद थे, जबकि अमाद लॉन में मौजूद था। जब निकाह हो गया तो सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। जब अरमिश फिर से रोना शुरू हो चुकी थी, सबने इसे तसल्ली दी कि अभी वो अपने माँ बाप के घर पर ही है और इसकी रुखसती अभी थोड़े दिन और अब इसकी रुखसती थोड़ी हो रही है। निकाह के इस सारे फंक्शन में बुरहान इसे जी भर कर देखता रहा, क्योंकि अमायरा को देखने का मौका इसे कभी कभार ही नसीब होता था। और फिर आज तो वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि इसे जी भर कर देखने से नहीं दिल पर रहा था। निकाह का फंक्शन ख़त्म हुआ तो सब मेहमान जाने लगे। जब घर मेहमानों से खाली हो गया तो अमारा जोनी को और अरमिश से मिलने के बाद अपने कमरे में ले आई। जोनी तो आते ही इसके बेड पर लेट गई, जबकि अमारा अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने हल्के फुल्के जेवर जो इसने पहने थे इन्हें उतारने लगी। अमारा, बुरहान से मुलाकात हुई तुम्हारी? जोनी करवट बदलकर इसकी तरफ मुतवज्जे हुई थी और अमायरा का चूड़ियाँ उतारता हाथ रुक गया। हाँ देखा था, इसने मामूली से अंदाज में कहा। अच्छा जी, शुक्र है अल्लाह का, मेरी दोस्त को इसका हीरो तो दिखाई दिया। इसने दुआ दिखा तो सही। इसने दुआ मांगने वाले अंदाज में हाथ फैलाकर अपने चेहरे पर फेरा और अमायरा इसकी इस हरकत पर हंसती थी। अमायरा, एक बात बोलूं? वो अब उठकर इसके साथ आ खड़ी हुई थी। वो दोनों अब आईने में खुद को साथ देख सकती थी। हाँ बोलो, अमायरा ने अपने कान से झुमका उतारते कहा था। तुम बहुत प्यारी हो अमायरा, और तुम्हारी मुस्कुराहट भी। खास तौर पर जब तुम बुरहान के नाम पर मुस्कुराती हो तब तो जी चाहता है कि बस सारी दुनिया भुलाकर फ़कत तुम्हें ही देखा जाए।
रश भरी निगाहों से उसने आईने में अमारा का अक्स देखते बहुत ही अपनायत से कहा था। इसका लहजा इसकी सच्चाई का जामिन था। हमारे इस पर पहले तो हैरान हुई, फिर इसकी तरफ मुड़कर इसके कंधे पर हाथ रखा। और मेरी दोस्त जुनैरा भी बहुत प्यारी है। इसके लहजे में भी सच्चाई थी, दोस्त से मोहब्बत थी। जोनी की मुस्कुराहट इस बात पर गहरी हुई, मगर अगले ही पल इसकी मुस्कुराहट सिमटी थी। लेकिन मेरा तुमसे कोई मुकाबला नहीं है। इसकी बात पर अमायरा ने अफसोस से नफी में सर हिलाया। और किसने कहा हम दोनों में कोई मुकाबला है? जोनी, दोस्ती में कोई मुकाबला नहीं होता। और रही बात खूबसूरती की, तो एक लड़की की खूबसूरती इसकी खूबसूरत किरदार से होती है। और तुम्हारा किरदार बहुत खूबसूरत है, जिसकी मैं और ये पूरी दुनिया गवाह है। जिसका किरदार खूबसूरत होता है, हकीकत में वही इंसान खूबसूरत होता है। और तुम बहुत खूबसूरत हो जोनी। इसने इसे समझाया तो जोनी के चेहरे पर मुस्कुराहट भी कर गई। इससे इस हवाले से तो वो दोनों ही खूबसूरत थी। रात को वो लॉन में बैठी काफ़ी पी रही थी। इसकी नज़र दूर आसमान पर इससे बातें करते चांद पर थी। वो चांद को देख रही थी, जबकि चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी जो इसकी ज़िंदगी का हिस्सा था। जब तक वो इसके सामने वाली कुर्सी पर सुफियान आकर बैठा। अमायरा को इस बात का इल्म तब हुआ जब सुफियान ने इसके हाथ से कॉफ़ी का मग ले लिया। भाई आप, इसने कुछ और कहने के लिए मुंह खोला था, लेकिन सामने सुफियान को देखकर वो यही कह सकी। हाँ जी, मैंने सोचा इस वक्त मेरी बहन यकीनन बाहर लॉन में बैठी अपने चांद से बातें कर रही होगी, तो क्यों ना मैं भी इसे कंपनी दे दूँ। इसने कॉफ़ी का सिप लेते कहा था। फिर तो आपने अच्छा किया, वो मुस्कुराई थी। वैसे एक बात तो बताओ अमायरा, जब भी पूरा चांद निकलता है तुम इसी तरह नींद भूल जाती हो। आखिर क्या मिलता है तुम इसे देखकर? पता नहीं सैफी भाई, बस अच्छा लगता है इसे देखना, इससे बातें करना। मुझे इसकी तन्हाई पर बहुत अफसोस होता है। अब देखें ना इन तारों को, ये तादाद में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो चांद बेचारा कितना अकेला है। वो अपनी तन्हाई दूर करने के लिए आता है, और जब इसकी तन्हाई ख़त्म नहीं होती तो नाकाम होकर चला जाता है। वो खोए अंदाज में रंजीदगी से चांद को देखते हुए बोलने लगी। ये तो है, लेकिन तुम हो ना इसकी तन्हाई दूर करने के लिए। सुफियान ने कहा तो वो इसकी बात समझ नहीं पाई। वो कैसे भाई? अपनी नींद भूल कर सारी रात तुम इसको तकती रहती हो। इसने सादा सा जवाब दिया। भाई एक बात तो बताएं, ये चांद अकेला क्यों है? वो हनूज चांद को तक रही थी। मतलब? सुफियान ने नासमझी से पूछा। भाई, या तो वो खुशकिस्मत है क्योंकि आसमान की बुलंदियों को छूना हर किसी की बस की बात नहीं होती, और इसमें दाग होने के बावजूद इसकी खूबसूरती बरकरार है, और मुझ जैसे लोग इसे देखने के लिए अपनी नींद तक भूल जाते हैं। या तो फिर आसमान को इसकी कदर नहीं है क्योंकि इसमें दाग है, और इस वजह से वो आसमान पर अकेला है। तुम ये कहना चाह रही हो कि या तो वो अकेला है जो किसी की कदर नहीं करता, या फिर वो जिसकी कदर नहीं तुम ये कहना चाह रही हो या तो वो अकेला वो होता है जो किसी की कदर नहीं करता, या फिर वो जिसकी कदर नहीं होती। सुफियान ने इसकी बात समझते कहा था। जी भाई। वो अब पहली बार सुफियान की तरफ मुतवज्जो हुई थी। देखो अमायरा, ये एक फितरी अमल है, और तुम इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो ना दो और जाकर सो जाओ। काफ़ी रात हो गई है, मुझे अम्मी ने भेजा था कि अमायरा को ले आओ। जबकि तुम्हा जबकि तुम्हारी तो लगता है चांद से दोस्ती हो गई है। वो खाली मग मेज़ पर रखता हुआ उठ खड़ा हुआ था। जी भाई, थोड़ी देर में आ जाऊंगी, इसने कहा तो सुफियान कंधे उचकाकर चला गया। वो वहाँ बैठी रही और चांद को तकती रही। अचानक से अलार्म बजने लगा और इसकी आंख खुल गई। कुछ लम्हे तो वो छत को देखती रही और याद करती रही कि वो कहाँ है और सोने से पहले क्या हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता वो होश में आई और इसे रात को अमल से की गई बातें याद आने लगी। वो उठी और फिर से अलार्म बंद करने के बाद खिड़की के पास जाकर खड़ी हुई। बाहर अभी भी अंधेरा था और यकीनन तहज्जुद का वक्त हो चुका था। वो थोड़ी सी देर में वहीं खड़ी रही और फिर नमाज की तैयारी करने लगी। नमाज पढ़ने के बाद जब इसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो सिर्फ इसकी आंखों से आंसू ही बरसते रहे, लेकिन मुंह से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं हो पाया। कुरान पाक की तलावत करने के बाद वो स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी। जब वो जाने लगी तो पहले अमल के घर की तरफ बढ़ी थी। अंदर दाखिल हुई तो अमल की अम्मी की इससे मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। हमारा बेटा कैसी हो? इन्होंने इसे गर्मजोशी से गले लगाया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, इसने भी मुस्कुराते जवाब दिया था। स्कूल जा रही हो? जी आंटी, इसने मुख्तसर सा जवाब दिया। नाश्ता कर लिया तुमने? इन्होंने फिक्रमंदी से पूछा था। नहीं आंटी, यूनिवर्सिटी जाकर अमल के साथ कर लूँगी। मैं भी कहूँ, अमल घर से नाश्ता क्यों नहीं करके जाती? अब पता चला कि वो अपनी दोस्त के साथ नाश्ता करती है। जी आंटी, वैसे आज मैं स्कूल से जल्दी फ्री होकर यूनिवर्सिटी चली जाऊँगी। आप अमल से कह दीजिएगा कि आज वो भी जल्दी आ जाए। इसने कल लेक्चर नहीं लिया था, तो मैं सोच रही थी कि इसे आज समझा दूँ ताकि इसका आज का लेक्चर आसानी से हो सके। ठीक है बेटा, मैं इसे कह दूँगी। एनेक्सी में तो कोई मसला नहीं? इन्होंने पूछा था। नहीं आंटी। अच्छा, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक बोल दिया करो, आखिर तुम भी अमल की ही तरह मेरी बेटी हो। इन्होंने प्यार से इसका गाल थपथपाया था। शुक्रिया आंटी। वो ये कहकर बाहर की तरफ चल दी।
हाफिज चचा को सलाम करने के बाद वो पैदल ही स्कूल की तरफ रवाना हो गए। जब वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो अमल वहां पहले से मौजूद थी और इसके साथ अरहम और रोहेल बैठे हुए थे। वो इनके पास पहुंची तो सबको सलाम करने के बाद इनके साथ बैठ गई। इधर उधर की बातें करने के बाद अमल ने इसे कहा कि वो इसे लेक्चर समझा दे। अरहम और अमल की आपस में बहुत बनती थी क्योंकि वो दोनों ही अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और बहुत बोल्ड भी थे। जबकि रोहेल था तो अमीर बाप का बेटा मगर अयाश नहीं था। हमारा इन सबसे ज़्यादा चुप रहने वाली और नहायत ही सादा सी लड़की थी। अरहम और रोहेल इससे बात अरहम और रोहेल इस बात को समझते थे, इसीलिए इसके साथ ज़्यादा मजाक करते भी अरहम और रोहेल इस बात को समझते थे, इसलिए इसके साथ मजाक करते भी थे तो एक हद तक। जबकि अमल बिल्कुल भी अमायरा की तरह नहीं थी, इसलिए वो इन दोनों के साथ काफ़ी फ्रैंक थी। और इसकी एक वजह ये भी थी कि वो तीनों बचपन से दोस्त थे, जबकि अमायरा से इनकी दोस्ती सिर्फ अमल की वजह से हुई थी और फिर ये ग्रुप फेलो भी थे। अमायरा ने अमल को समझाना शुरू किया तो रोहेल और अरहम भी साथ में समझने लगे। रोहेल, तुमने तो कल का लेक्चर लिया था ना? अमल ने रोहेल से पूछा। हाँ, लेकिन इस वक्त समझ नहीं आई थी और अब अगर अमायरा समझाएगी तो लाजमी समझ आ जाएगी, रोहेल ने कहा। तो वो तीनों साथ में समझने लगे। अमायरा से समझने के बाद वो चारों क्लास लेने के लिए चले गए थे। जब वहाँ से वापस आए तो कैफेटेरिया की तरफ बढ़ने लगे। अमायरा, वैसे तुम कमाल की लड़की हो भाई, मैं तो तुम्हारा सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, कुर्सी पे बैठते ही अरहम ने कहा था तो इसने चौंक कर इसे देखा। अमल भी इन सब के साथ बैठी थी जबकि रोहेल काफ़ी और सैंडविच लेने गया था। मतलब? इसने नासमझी से पूछा। मतलब हर लड़की को तुम्हारी तरह बाहिम्मत, बुलंद हौसला और बाकिरदार होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर पूरे पाकिस्तान की लड़कियां तुम्हारी तरह मजबूत हो जाएं तो देखना कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। वो धड़ल्ले से बोल रहा था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अपनी तारीफ कर रहा हो। इसकी बात पर अमल और अमायरा बेसाख्ता हंसती थी। वैसे ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इधर से आते रोहिल ने कहा। तुम्हारी सादगी को यहाँ किसी ने तुम्हारी कमजोरी नहीं समझा, बल्कि तुम्हारी सादगी ने ही तुम्हें मजबूत बनाया है। आज तक किसी लड़के की हिम्मत नहीं हुई कि कभी आकर तुम्हें ऐसा वैसा कुछ बोल दे। इसने इसके सामने कॉफ़ी और सैंडविच रखते हुए कहा था। क्यों अमल? इसने अमल की राय लेने चाहे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जैसी लड़की अब तक मैंने नहीं देखी। इसने भी गुफ्तगू में हिस्सा डाला था। वो सब इसकी तारीफ कर रहे थे जबकि वो इन सब के सामने बामुश्किल मुस्कुरा पा रही थी। वो अपने आंसुओं को किस तरह से रोके बैठी थी, ये बस वो खुद ही जानती थी या फिर इसका खुदा। अभी इनकी बातों का सिलसिला जारी था कि एक लड़का इनके पास आया। अमायरा, इसने आते ही अमायरा को मुखातिब किया। तुमसे मिलने तुम्हारा वो कज़न आया है, इसने इसे बताया। तो अमायरा के चेहरे पर एक अजीब सी चमक दर आई जिसे वहाँ वहाँ मौजूद कोई भी शख्स नहीं पहचान सका। वो सैंडविच को वहीं छोड़कर इनसे एक्सक्यूज करती बाहर की जानिब चल पड़ी थी। अमल, ये वही कज़न है जो इससे अक्सर मिलने आता है? और हमने अमायरा को जाते देख कर पूछा था। हाँ वही है, असल में वो इसी शहर में रहता है तो जब भी इसे टाइम मिलता है तो वो अमायरा से मिलने आ जाता है, अमल ने इसे तफसील देते कहा था। चलो शुक्र है कोई तो है जो इससे मिलने आता है, वरना तो मैंने तो पूरे साल इसे किसी और से मिलते नहीं देखा। हाँ, वो इसकी फैमिली दरअसल मसरूफ़ होती है इसलिए नहीं आ पाते होंगे। अमल को समझ नहीं आ रहा था वो इन्हें क्या जवाब दे। खैर, अब इतनी भी क्या मसरूफियत कि ये भी भूल जाएं कि इस दुनिया में इनकी कोई बेटी भी है। इस बार रोहेल ने अफसोस से कहा। तो अमल के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। अब वो इन्हें क्या बताती कि वाकई में वो भूल चुके हैं कि इस दुनिया में इनकी कोई बेटी भी है। मगर इस सब की वजह से खुद अमल भी नावाकिफ़ थी। अमायरा ने इसे अपने बारे में बहुत मुख्तसर बताया था। इधर से अमायरा अपने सामने इब्रार को देखकर बहुत खुश हुई थी। कैसे हो इब्रार? मुझे छोड़ें, आप ये बताएं आप कैसी हैं और पढ़ाई कैसी जा रही है? वो भी अमायरा को देखकर काफ़ी खुश लग रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पढ़ाई भी अच्छी जा रही है। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? हर बार की तरह इसने ये सवाल किया था और हर बार की तरह इसे ना में जवाब मिला। घर में सब कैसे हैं? ये सवाल पूछते अमायरा के चेहरे पर उदासी छा गई थी। आपके घर का तो नहीं मालूम, अलबत्ता हमारे घर में सब कैसे हो सकते हैं ये भी आप अच्छे से जानती हैं। वैसे आज मैं आपको कुछ ख़ास बताने आया हूँ। कुछ ख़ास क्या? आपको बहुत मुबारक हो, इसने मुस्कुराते कहा था। मुबारक किस बात की इब्रार? इसने तजस्सुस से पूछा था। आप फूफो बन गई हैं। क्या वाकई? ये तो बहुत अच्छी खबर है। वो ये सुनकर बहुत खुशी हुई थी, चेहरा खुशी से दमकने लगा। जी हाँ, सैफ़ी भाई के यहाँ बेटा हुआ है। नाम क्या रखा इन्होंने? ये तो नहीं मालूम। वैसे एक बात बताऊं, असल में जब मैं इस्लामाबाद गया था तो मेरी इत्तफ़ाक़न हमाद भाई से मुलाकात हुई थी तो इन्होंने बताया था कि सुफियान भाई का बेटा पैदा हुआ है। और इस वक्त तक नाम नहीं रखा था, वरना बता देते। बाकी तो आप जानती है कि हमारे इनसे कोई राब्ता नहीं है। हमायरा ने महज एक गहरा सांस लिया क्योंकि वो इस सब का कसूरवार खुद को समझती थी। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं तो आपको ये सोचकर ये खबर देने आया था कि आप खुश हो जाएंगी, लेकिन आप तो उदास हो गई। इब्रार ने इसकी उदासी भांपते कहा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं खुश हूँ, बस घर वालों की याद आ गई इसलिए।
हमारा से कुछ देर बात करने के बाद इब्रार चला गया तो वो भी कैफेटेरिया वापस आ गई और उम्मीद के ऐन मुताबिक वहाँ सब इसके मुंतजिर थे। हाँ भाई, हो गई कज़न से मुलाकात? इसके आते ही अरम ने पूछा, जबकि अमल सिर्फ इसका मुंह देख रही थी जिस पर उदासी के अलावा कुछ नहीं था। हाँ, हो गई, इसने मुख्तसर सा जवाब दिया। क्या बताया इसने? घर में सब कैसे हैं? अब की बार अरहम ने फिर से पूछा। यकीनन इसे ज़्यादा झूठ बोलने की आदत थी। ठीक है सब, इसने हमेशा की तरह आज फिर से इन सब के सवालात पर झूठ बोल दिया था। अमल, एक हफ्ते के बाद बाजिल सुल्तान आ रहा है यूनिवर्सिटी, तो क्या सोचा है तुमने इसके लिए? रोहेल ने बात बदल दी। किस हवाले से? अमल ने नासमझी से पूछा। वो इसके वेलकम के लिए, और किस लिए? अरहम ने जवाब दिया। हाँ, आतिफ और अली भी आए थे बाजिल के बारे में पूछने के। अमेरिका से आ गया है, अब यूनिवर्सिटी कब ज्वाइन करेगा? मैंने बताया है कि एक हफ्ते तक तो कह रहे थे कि इसके वेलकम के लिए कुछ प्लान करते हैं। आखिर जान है वो सब दोस्तों की। जब वो लोग इसके वेलकम पार्टी की बातें करने लगे तो अमायरा ने वहां से चलना ही बेहतर समझा था। जब वो अपना बैग संभाल कर उठने लगी तो अमल ने इसे रोक लिया। कहाँ चली तुम भी, वो भी इतनी जल्दी? इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं रोज़ाना ही जाती हूँ। और वो भी इसी वक्त, हमारे ने से सादा सा जवाब दिया। हाँ वो तो पता है तुम जाती हो, मगर आज क्यों? अब की बार अरहम ने कहा। क्यों, आज क्या स्पेशल है? इसने नासमझी से आइब्रो उठाकर पूछा। और अब की बार रोहेल और अरहम ने नज़रों का तबादला किया था। अमल ने, क्या तुम्हें नहीं बताया? अमल, क्या तुमने इसे नहीं बताया? रोहेल ने अमल से पूछा। मुझे वक्त ही कहाँ मिला है इसे बताने का, बस अभी बताने वाली थी। अमल के इस जवाब पर रोहेल ने अफसोस से सर हिलाया और फिर अमायरा की तरफ मुतवज्जा हुआ। अमायरा, आज हम सब बाजिल से मिलने जा रहे हैं इसके घर। वो एक जगह टिक कर बैठने वाला इंसान नहीं है। आज बड़ी मुश्किल से उमैर इसे घर पर बिठाए बैठा है ताकि हम सब एक साथ इससे मिल सके, क्योंकि यूनी तो वो एक हफ्ते के बाद आएगा, इसलिए तुम भी आज हमारे साथ चलोगी। रोहेल ने अपना हुक्म सादिर किया था। मैं क्यों जाऊंगी? हमारे ने सवाल पर रोहेल से भी यकीनी से पूछा था। मतलब क्यों, तुम दोस्त हो हमारी, और वो भी हमारा दोस्त है, तो मिल लेने में क्या हर्ज है? वो तुम्हारा दोस्त है, मेरा नहीं, और वैसे भी मुझे ज़्यादा दोस्त बनाना पसंद नहीं है, इसीलिए सॉरी मैं नहीं जा सकती। वो इतना कहकर चली गई। इधर से बाकी सब इसके जवाब पर हैरान रह गए। मैंने तुम दोनों से पहले कहा था ना कि वो नहीं जाएगी। मैं इसकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। इसे ज़्यादा दोस्त बनाना पसंद नहीं है, और तुम दोनों से भी इसकी दोस्ती सिर्फ इसी वजह से हुई है कि हम सब ग्रुप फैलो हैं। अमल को अमायरा का यूँ उदास होकर चले जाना अच्छा नहीं लगा था। हाँ, लेकिन हम सब तो सिर्फ यही चाहते हैं कि वहाँ सब मिलकर हंसी मजाक करेंगे तो वो भी खुश हो जाएगी। रोहेल ने कहा तो अरहम ने भी इसका साथ दिया। जब तुम दोनों को मालूम है कि इसे हंसी मजाक नहीं पसंद, और ख़ास तौर पर हम तीनों के अलावा किसी और से, तो फिर क्यों किया तुमने इससे? अमल अभी भी इससे खफा थी। अच्छा खैर, हम तो चले, ज़रा सी देर हो गई तो बाजिल ने हमें नहीं छोड़ना। रोहेल के कहने पर वो सब उठ खड़े हुए और फिर वो तीनों अरहम की गाड़ी में बैठ गए और बाजिल सुल्तान के घर की तरफ रवाना हो गए। आंटी, बाजिल कहाँ है? उमैर ने फारिया को लॉन में बैठे देखा तो इसकी तरफ बढ़ गया था और सलाम दुआ करने के बाद इस बाजिल से पूछने लगा। वो अपने बाबा के साथ स्टडी रूम में है। अच्छा, यानी बाप बेटे की मीटिंग चल रही है, फिर तो डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। वो फारिया के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। चलें, फिर आज ऐसा करते हैं कि अपने दोस्त के आने तक इसकी अम्मी को कंपनी देते हैं और दोस्त की कुछ शिकायतें भी कर देते हैं। इसने मज़ाही अंदाज में कहा तो फारिया हंसती थी। अच्छा, तो मेरे बाजिल ने ऐसा क्या किया तुम इसकी शिकायत करना चाह रहे हो? इन्होंने मुलाजमा को 2 कप चाय लाने का कहा और बाद में उमैर से कहा। आंटी, आपका बेटा बहुत बदतमीज़ है। कल इसने मेरे घर आते ही मुझ पर पानी का जग उंडेल दिया, और आप बताएं, अगर सोते हुए बंदे पर पानी डाल दिया जाए तो शिकायत बनती है ना? वो रूहान सी शक्ल बनाते बोला था और इसकी वो शक्ल देखकर फारिया बेसाख्ता हंसती थी। अगर वो दोस्त 4 साल के बाद आए और इसका दोस्त इसका इंतज़ार करने के बजाय मज़े से सो रहा हो, तब तो शिकायत बनती है ना ममा? बाजिल की आवाज़ पर उमैर ने पीछे मुड़कर देखा और बाजिल पैंट की जेबों में हाथ डाले इन्हीं की तरफ आ रहा था। वो भी इनके पास आकर बैठ गया। हाँ, लेकिन नींद किसी की जागीर तो नहीं है ना? अपनी मर्जी से आती है, और अगर मुझे आ ही गई थी तो इसमें मेरा क्या कसूर है ना आंटी? मेरी मम्मा को अपने साथ मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी माफ़ किया तुम्हें, जाओ, क्या याद रखोगे? बाजिल ने ऐसे कहा जैसे इसे फांसी की सज़ा माफ़ कर दी हूँ। शुक्रिया बाजिल सुल्तान, हम तो वैसे ही आपकी माफ़ी के मुंतज़िर थे। उमैर ने सीने पर हाथ रख कर झुक कर कहा, और बाजिल और इसकी मम्मा इसके अंदाज पर हंस दिए थे। मुलाजमा चाय लेकर आई तो फारिया ने दोनों कप इसके सामने रखे और खुद उठ खड़ी हुई। अच्छा बच्चों, तुम आपस में बातें करो और मैं चलती हूँ। वो ये कहकर चली गई। और सुना, क्या चल रहा है आजकल? बाजिल ने चाय का कप उठाया। कुछ खास नहीं, अलबत्ता तेरे घर कुछ खास लोग आने वाले हैं। कौन? तेरी फ्यूचर वाइफ अमिल। उमैर ने हंसते हुए कहा। उमैर, मुझे लगता है तेरा पक्का इरादा है अपने ये 32 दांत उड़वाने का। बाजिल के कहते ही उमैर की सारी शोखी निकल गई। यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तू बिला वजह सीरियस हो रहा है।
उमैर, लेट मी टेल यू समथिंग। बाजिल ने कप मेज पर रखा और उमैर की तरफ झुककर इसकी आंखों में देखा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अमल। इसका लहजा दो टोक था। वो मेरी दोस्त है और इससे बढ़कर कभी कुछ भी नहीं हो सकती। और एक बात याद रखना उमैर, अगर तुमने कभी फिर इसे मेरी फ्यूचर वाइफ तस्वुर भी किया तो मैं, यानी बाजिल सुल्तान, ये भूल जाऊंगा कि इसका कोई दोस्त भी है। बाजिल ने उंगली उठाकर इसे तनबीह करते कहा तो उमैर चंद लम्हों के लिए सांस लेना भूल गया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था बाजिल सुल्तान सिर्फ एक बार धमकी देता है और अगली बार करके दिखाता है। बाजिल वहां से उठकर अंदर जाने लगा। उमैर चंद लम्हे वहीं बैठा रहा, फिर होश आने पर इसके पीछे लपका था। बाजिल, बाजिल यार क्या हो गया है? मैं वाकई ही मजाक कर रहा था। वो इसके करीब आकर बोला था। बाजिल अब अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। बाजिल, अब कसम से यार मैं अमल को तुम्हारी बहन कहूंगा, पक्का। बाजिल ने अब इसकी तरफ देखकर सर को खम दिया था। मतलब गुड बॉय। अच्छा अब अपना मूड ठीक कर ले, वो सब आने वाले हैं, फिर अगर तेरा मूड ठीक ना हुआ तो कहाँ मजा आएगा। उमर के कहने पर बाजिल के अपने कमरे की तरफ बढ़ते कदम रुक गए थे। इसने एक इसने एक बार आईब्रो उठाकर इसको देखा। वो सब? हाँ, अरहम और वो रोहेल भी है साथ। और तो साथ है तुम्हारे कुछ फैंस भी हैं। बाजिल अब कमरे के बाजिल अब कमरे में दाखिल हो चुका था। उमर इसके साथ बेड पर बैठ गया, जबकि बाजिल बेड के साइड टेबल से रेस्ट वॉच उठाकर पहनने लगा। अच्छा बाजिल, मैंने सुना है कि तू दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहा है। हाँ, अब मैं तुम्हारी तरह भरी जवानी में बिजनेस तो नहीं कर सकता, बाजिल ने अब सिगरेट सुलगाते हुए कहा था। यार वैसे भी बिजनेस ही तो करना है, तो क्यों ना अभी से शुरू कर दो। और वैसे भी अब तक तो इन किताबों ने जितना हमारा दिमाग खराब करना था कर लिया। यही तो मैं कह रहा हूँ, जब आगे जाकर बिजनेस ही करना है तो अभी थोड़ा एंजॉय कर ले, जो कि मैं यूनिवर्सिटी में दोस्तों के साथ करूँगा। और रही बात किताबों की, तो किताबें पढ़ता ही कौन है। इसने सिगरेट का गहरा कश लगाया। खैर जो तेरी मर्जी। उमैर ने कंधे उचकाए थे। थोड़ी ही देर बाद इन्हें गाड़ी की बीप सुनाई दी, जिसमें वो सब दोस्त बाजिल से मिलने आए थे। और बाजिल सुल्तान ये शाम दोस्तों के नाम थी और बाजिल सुल्तान की ये शाम दोस्तों के नाम थी। हमारे यूनिवर्सिटी से सीधा ट्यूशन पढ़ाने चली गई थी। इबरार से मिलने के बाद जहाँ वो एक तरफ मुतमईन थी तो वहीं दूसरी तरफ उदास भी थी। इबरार जब भी इससे मिलने आता था, हमायरा को बहुत खुशी होती थी, क्योंकि दुनिया में वो वाहिद शख्स था जो इसे अपना समझता था और इससे मिलने आता था, इसे अपनों का एहसास दिलाता था। लेकिन जब वो जाता था तो अपने साथ अपनों का एहसास भी ले जाता था और उमायरा उदास हो जाती थी। इस दिन भी ऐसा ही हुआ था। इससे मिलने के बाद इस बात का एहसास हुआ था कि अपनों के होते हुए भी वो कितनी अकेली है। वो जब वापस आई थी तो इसके सर में दर्द होने लगा। इसकी वजह से वो पेन किलर लेने के बाद जल्दी सो गई थी। अमल रात को बाजिल के घर से काफ़ी देर से आई थी। इसने एनेक्सी की लाइट ऑफ देखी तो अमारे से मिले बगैर ही अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। यहाँ पर एपिसोड 1 ख़त्म होती है और ये एक बहुत अच्छा नावल है, तो आप लोग बाकी एपिसोड्स भी पढ़ लीजिएगा। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और डिस्क्रिप्शन में मैं राइटर का इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग उन्हें भी जाकर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।